बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, यानी कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 3 जो है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, आज हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 15 सितंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप सभी लोग देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीएसएससी कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा, और देखिए 15 सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक में जो है मैथ के प्रश्न है, यानी कि गणित के प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 31 से जो है सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक में जो गणित के प्रश्न है उनका आंसर मैं आपको सेशन के एंड में बता दूंगा। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है 31 से। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है। फ्रेंड्स अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न वहाँ से भी बन सकता है। तो देखिए बिहार में जो है किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेब की खेती। अच्छा, लीची के बारे में आपको पता होगा कि बिहार जो है भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल लीची उत्पादन का 40% जो है हिस्सा है। और देखिए बिहार में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये मुजफ्फरपुर में ज़िला में होता है, और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मखाना का भी उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। मखाना का भी उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न लगातार आजकल पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका दरभंगा में है। ठीक है। चलिए, तो केला का भी उत्पादन होता है, आम का भी उत्पादन होता है, सेब का नहीं होता है, मतलब अधिक मात्रा में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह है। अब देखिए प्रश्न तो बेशक आसान यहाँ पर पूछा गया है, बट मैं यहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बट प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ये जो 8 ग्रह हैं उनका क्रम क्या है। सूर्य से दूरी के अनुसार, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है ना, तो सूर्य से दूरी के अनुसार इन 8 ग्रहों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए आएगा बुध, बुध आ जाएगा। बुध के बाद आ जाएगा आपका शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के बाद आपका शनि आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यूरेनस, ठीक है ना, यानी कि अरुण। और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में नेपच्यून, ठीक है ना, नेपच्यून। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पृथ्वी का कौन सा क्रम है, तो पृथ्वी जो है पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 ग्रह। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा इसमें से वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है, बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंत्यज, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जाति व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यह एक सामाजिक पद अनुक्रम की तरह है, जो 4 जो समूह है, आपको याद होगा ये आपका हो जाएगा कौन सा,
तो एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये नहीं आएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और देखिए इससे पहले मैंने आपको 3 बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे जो है 2024 में, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्योपरांत यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं तो 2024 में जो है कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन को, उसके बाद देखिएगा आपका PB नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को और चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न दिया गया था। और इनमें से आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर को जो है जो मरणोपरांत दिया गया है, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, बाकी यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन में जो दिया गया है केवल कर्पूरी ठाकुर जी का नाम दिया गया है, जिनको जो है अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती है। अब देखिए खरीफ और रबी से संबंधित कल ही मैं आपको बताया था। तो देखिए खरीफ में नहीं होगी तो गेहूं नहीं होगी। गेहूं जो है फ्रेंड्स ये आपका रबी फसल है, ठीक है ना। गेहूं, सरसों, चना ये सब रबी फसल हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, तो मयूर हो जाएगा। अच्छा इसका जो है साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ये होता है पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है ना, याद रखिएगा पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है मोर का। अच्छा मोर को जो है मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, ये प्रश्न पूछ ले तब। तो ध्यान रखिएगा मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है 1963 में घोषित किया गया था। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी को कब जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अच्छा गंगा नदी जो डॉल्फिन है ना, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो उसको 2009 में किया गया था। तो ये सब पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ध्यान रखते चलिएगा। देखिए भारत में कितने राज्य हैं, बताइए भारत में कितने राज्य हैं, और साथ ही साथ बताइएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश भी हैं वर्तमान में। तो देखिए भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर 28 राज्य हो जाएगा और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। देखिए पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, पलासी के युद्ध, तो आपको ये डेट सहित याद रखना है। 1757 तो आपको याद ही होगा, 23 जून 1757 आप डेट सहित याद रखिएगा। जैसे मैं आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड बताता हूँ कि 13 अप्रैल 1919 डेट सहित आप याद रखिएगा, उसी प्रकार से इसको भी 23 जून 1757 याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये युद्ध जो है ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। अच्छा राष्ट्रगान आपको पता होना चाहिए, एक राष्ट्रगीत है और एक आपका राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान जो है ये जन गण मन है। जो प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रगान, तो जन गण मन, और इसके रचयिता जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अच्छा राष्ट्रगीत पूछेगा तो ये वंदे मातरम है, और वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के लिए, और बेस्ट बुक है, टू द पॉइंट। इसमें सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इस बुक की खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए विषय सूची में आप देखेंगे तो देखिए 2 प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाता है। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2024 19 सितंबर का क्वेश्चन पेपर, और देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 15 सितंबर 2024 का पेपर। और साथ ही साथ देखिए इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। और इस बुक में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का 19 सितंबर का, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो लाजवाब दिया गया है।
पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया गया है। और इस प्रकार से अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दूसरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें भी इसी प्रकार का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस बुक को आप परचेज कर लीजिए और इस बुक के माध्यम से फ्रेंड्स आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। हमारा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, बताइए। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के, अनुच्छेद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। और इसको किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं। और एक होता है मौलिक कर्तव्य, जिसको कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मौलिक अधिकार पूछेगा तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत उसको रखा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो निश्चित रूप से कृषि में होगा, खेतों की सिंचाई में होता है, खेतों की सिंचाई में होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? बिहार में प्रथम जू सफारी, तो आपको याद होगा कि 2022 की यह घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जो है जू सफारी का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर राजगीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा येन है। युवान जो है ये चाइना की मुद्रा है। ठीक है ना, युवान जो है ये चाइना की मुद्रा है। लीरा जो है ये टर्की की मुद्रा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे, श्री कृष्ण सिंह। और स्वतंत्रता के बाद अगर राज्यपाल पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम थे, स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? अब देखिए ये डेट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये घटना है। ये आपके 1942 की घटना है, 11 अगस्त 1942 की, 11 अगस्त 1942 की। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की ये घटना है। पटना के सचिवालय के पास झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र शहीद हो गए थे। ठीक है ना, और उस समय जो था जिला मजिस्ट्रेट था वहाँ का, पटना का, WG आर्चर, उसका नाम है WG आर्चर। ठीक है ना, इसी ने आदेश दिया था, ये WG आर्चर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो वहाँ पर पटना में शहीद स्मारक है, इसकी आधारशिला जो है 15 अगस्त 1947 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा रखी गई थी। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। वर्तमान में RBI के गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा हैं, अभी याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है ना, संजय मल्होत्रा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है 47 नंबर यहाँ पर, हाँ, कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महाद्वीप यह एशिया है। एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एशिया है, आपको ध्यान रखना है, एशिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि 2024 वाला ओलंपिक जो हुआ था ये आपका फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। और 2028 वाला जो होगा ये लॉस एंजलिस USA में आयोजित किया जाएगा, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिएगा 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे। एक जो था आपका रजत पदक था और 5 जो था आपका कांस्य पदक था। ठीक है ना, भारत ने एक भी स्वर्ण मेडल नहीं जीता था। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। देखिए बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था? तो बिरसा मुंडा के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुंडा विद्रोह।
ठीक है ना। मुंडा विद्रोह भी पढ़ा होगा, 1899 1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। अच्छा, संथाल विद्रोह पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 1900 में हुआ था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे, यह प्रश्न बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीर कुंवर सिंह जी थे, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें से प्राकृतिक आपदा जो है इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए फटाफट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल दुर्घटना जो है ना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी देखिए भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ ये सब प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट ये सारे आपके हिमस्खलन वगैरह ये सब प्राकृतिक आपदा हैं। बट रेल दुर्घटना ये मानवीय घटना है, मानवीय लापरवाही और मशीन की विफलता के कारण एक तरह का मानव निर्मित आपदा है। चलिए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बताइए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो यहाँ पर बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है ना, जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में जो है संविधान के भाग 9 जो है उसमें पंचायत जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, क्लियर। और पंचायतों को 19 कार्य सौंपे गए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ पर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी जो है यह आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो काठमांडू है। नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा और थिम्पू भूटान की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर तिब्बत की लहासा है राजधानी। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर आधारित है, खास करके ये कृषि पर आधारित है, ध्यान रखना है कृषि पर आधारित है। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है बिहार में, सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है बिहार में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राजग का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है राजग का। तो इसको बोला जाता है आपका एनडीए, यानी कि एनडीए अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको बोला जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाजपा के नेतृत्व वाली अभी ये एनडीए गठबंधन चल रही है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं उनका नाम क्या है, बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उनका नाम याद रखना है। तो ये 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्या, तो जेडी वेंस हैं। क्योंकि ये पेपर पहले हुआ था 2024 में, आप देख सकते हैं, तो उस समय कमला हैरिस थी, बट अभी जेडी वेंस है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन जो है ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं होगा। ये आपका जो मिट्टी है सॉइल पॉल्यूशन, इसका कारण बन सकता है। लाउड स्पीकर बनेगा, यातायात के साधन बन जाएंगे, मशीनों के शोर, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन आप देख सकते हैं भवन नहीं है, बाकी जल, खनिज, भूमि ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। विनेस फोगाट का संबंध किस खेल से है, किस क्रीड़ा से है, क्रीड़ा मतलब खेल होता है। तो देखिए विनेस फोगाट जो है ये कुश्ती से संबंधित हैं, ठीक है, कुश्ती यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विनेस फोगाट का संबंध कुश्ती से है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कर लेंगे कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। तो शेख हसीना थी इससे पहले, और अभी जो है मोहम्मद यूनिस हैं शायद, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है। इनमें से बकरी वन्य जीव नहीं होगा, बाकी देखिए हाथी, हिरन, गेंडा ये सब वन्य जीव हैं। और बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिम चंपारण में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है मुंगेर में, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा आप। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपके कहाँ के, इजराइल के हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं, इजराइल के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे,
तो चंपारण सत्याग्रह के नेता जो थे, अगर इनमें से बात किया जाए तो मेन रूप से महात्मा गांधी थे। बाकी इसमें राजकुमार शुक्ल भी थे सम्मिलित और राजेंद्र प्रसाद भी सहयोगी थे गांधी जी के, बट यहाँ पर नेता थे इसके मुख्य रूप से महात्मा गांधी। 1917 में ये घटना हुआ था। चलिए देखिएगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। अब देखिए नीति आयोग का गठन जो हुआ था ये आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं? तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि सामान्यतः होते हैं ये 5 वर्ष पर, सामान्यतः 5 वर्ष पर होता है। और लोकसभा का अगर हम बात करें सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष, ठीक है। चलिए 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? अभी मैंने बताया था कि ये फ्रांस में हुआ था। 6 पदक भारत ने जीते थे। एक रजत पदक था जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, और 5 जो थे ये आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, कांस्य पदक थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में, ठीक है ना। 1863 में जो है पटना में हुआ था, पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा तो 1917 में हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है इसमें से? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेटिनम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लेटिनम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल, तो पहली सूती कपड़ा मिल जो है ये कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया और फिर 1854 में, ये 1818 में ही पहली बार स्थापित हुआ था। फिर 1854 में जो है कावस जी डाबर के द्वारा जो है खोला गया था। कहाँ पर? तो 1854 में मुंबई में, ठीक है। तो पहला कोलकाता। चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के। चलिए अभी यहाँ से आपके 70 प्रश्न तक जो हैं आपके जीके के प्रश्न थे, 40 से लेकर के 31 से लेकर के 70 तक में, ठीक है ना, यानी कि 40 प्रश्न। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेनी द्वारा रचित जो है ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो देखिए ठेस जो है एक कविता है, ठीक है ना। और याद रखना है ठेस जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, और एक कविता नहीं, ये कहानी है, ठीक है ना, कहानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नायक शब्द का संधि विच्छेद, देखिए नायक का संधि विच्छेद ये बार बार रिपीट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए ध्यान रखना आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न कि हामिद किस कहानी का पात्र है? हामिद जो है किस कहानी का पात्र है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह, इसी का ये मुख्य पात्र है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज यानी कि संख्या इसमें बता रहा है, निश्चित रूप से यह आपका द्विगु समास होगा, तो द्विगु हो जाएगा। उसके बाद देखिए चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? चिकित्सा का चक्कर, तो देखिए चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के रचयिता जो हैं ये बेढब बनारसी हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए कोसों दूर भागना यानी कि बहुत अलग रहना, क्या होगा इसका आंसर? बहुत अलग रहना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट। घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घी शब्द में जो है ना इसमें आपका द्रव्यवाचक है, क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, द्रव्यवाचक है। चलिए सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुदामा चरित के, तो इसके कवि जो हैं कौन है फ्रेंड्स? तो ये नरोत्तम दास की रचना है। अच्छा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन में, तो प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है, क्या है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखिएगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? बताइए। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है बाल गोविंद भगत, ये हिंदी साहित्य की कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये रेखा चित्र है, क्या है? रेखा चित्र है। अच्छा सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सभा निश्चित रूप से कुछ लोगों का एक समूह है, तो इस प्रकार से देखा जाएगा
तो यह आपका समूहवाचक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है। तो कथा सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। उनका मूल नाम पूछेगा तो धनपत राय था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, ध्यान रखिएगा, गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। निम्न में से देखिए कौन से आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना इसमें से पूछा गया है, कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना जो है ये दीनबंधु निराला है, ठीक है ना। दीनबंधु निराला ध्यान रखना है। यह एक पाठ या निबंध है जो प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। उसके बाद देखिएगा कि हवा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा हवा का पर्यायवाची शब्द, तो निश्चित रूप से पवन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। पवन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। पवन, समीर, अनिल, ठीक है ना, मारुत, ये सब जो है आपके, मारुत भी याद रखिएगा, मारुत ये आपका पवन का है, मारुति नंदन आपने पढ़ा होगा। देखिएगा निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ईदगाह है इन्हीं की रचना, ईदगाह, ठीक है ना, ईदगाह। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से मित्रता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कौन है। अब देखिए कलम के जादूगर भी पूछा गया है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परी हर्षिकार होगा प्लस इच्छा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं बताइए। तो 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है। तो झांसी की रानी इनकी रचना है, ठीक है ना, झांसी की रानी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी इन्हीं की रचना है। उसके बाद देखिए खून पसीना एक करना, यानी कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है ना, इसका मतलब बहुत परिश्रम करना। त्रिकोण शब्द जो है कौन सा समास है त्रिकोण में। तो फिर यहाँ पर देखिए त्रिकोण यानी कि 3 कोण वाला, तो निश्चित रूप से ये द्विगु हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ठीक है ना, इनकी रचना इसमें से कौन सी है। तो सुदामा चरित जो है कवि नरोत्तम दास की रचना है, ठीक है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है, अभी मैंने बताया है। और यहाँ पर करमवीर जो होगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डींग हाँकना। देखिए राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है, राजपुत्र ये पूछा जाता है, राजपुत्र तो तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा जगत जोड़ नाथ, ठीक है ना, जगत जोड़ नाथ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि दिनकर रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये निबंध है। भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो भारतवर्ष में जो है आपका व्यक्तिवाचक है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक में गणित के प्रश्न हैं और उनका आंसर मैं आपको सेशन के एंड में बता दूंगा। तो चलिए फटाफट उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तब तक क्या करिए, आप सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और जब पूरा इसको देख लीजिएगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यहाँ गणित का प्रश्न है। तो देखिए 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा कौन सा, 4 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 का आंसर देख लीजिए, 2 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10। उसके बाद चलिए 3 का आंसर देखिए, 3 का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा -8/9। 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, 0। 5 का देख लीजिए, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 3, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x = y+z। उसके बाद देखिए 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 दिन। चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए 9 का जो होगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12.5%, ठीक है।
उसके बाद देखिए 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 10 का। चलिए उसके बाद 11 का देख लीजिएगा, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84, ठीक है ना, यहाँ पर 84 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 का देखिए, 12 का भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 750 रुपया। उसके बाद देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 300 यानी कि 300 किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर में पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 दिन। 15 का देखिए, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1100 रुपया। उसके बाद देखिएगा 16 का, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1620 रुपया, ठीक है। 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 11/3। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 नंबर है, 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 750 रुपया। 19 का देखिए, 19 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -5/2। उसके बाद देखिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 625 रुपया। 21 का देखिएगा, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 24 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 22 का करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका 2/3% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 24 का देख लीजिएगा, 24 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, k = XY हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 26 का देख लीजिए प्रश्न और आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला। उसके बाद देखिए 27 का, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7/3। 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। उसके बाद देखिए 29 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। और आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा देख लीजिएगा 30 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए एक ग्रुप में।